नमस्कार दोस्तों। जो अपनी सीडीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसी के कंटिन्यूएशन में जो इकोनॉमिक्स का वीडियो आया था उसके अंदर आप सभी का काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। और उसके जो प्रीवियस ईयर आई थिंक आप सबने देख लिए होंगे। तो उसी सीरीज में आगे चलते हुए आज हम करेंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे जिनके मोस्ट सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कॉन्सेप्चुअल रिपीटेशन आप इस पेपर में देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो हम सीडीएस के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे बट ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सीडीएस, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ और सीयूईटी, इवन जो सीयूईटी में जो एक दो क्वेश्चन साइंस के आएंगे उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसमें जो क्वेश्चंस है तो उनको जो कॉन्सेप्ट होंगे उनके आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको एक बात बता दें कि सीडीएस के अंदर या फिर सीएपीएफ के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है वो है साइंस। तो ये सीरीज आप ढंग से देखिए। आज फिजिक्स है, फिर 2-4 दिन बाद वीडियो हम केमिस्ट्री की लॉन्च करेंगे ताकि आपको एक अच्छा रिवीजन के लिए मिल सके, क्योंकि एफकेट के लिए अभी 10 दिन भी नहीं बचे। एफकेट का पेपर आपका नियर फ्यूचर में, तो जाने से पहले एक बार ये सीरीज जरूर देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेंसिटी ऑफ वाटर वेराइज विथ टेम्परेचर विच हेल्प्स द एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन कोल्ड वाटर। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो देखो, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हर पेपर में पूछा गया है। काफी बार इसका एनडीए में भी रिपीटेशन देखा गया है और सीडीएस में तो ये अक्सर 2-3 बार छोड़ने के बाद ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन था तो इसको आप याद कर लीजिए। ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे हम क्योंकि इतना डीप सीडीएस में नहीं पूछा जाता। सीडीएस में थोड़ा सा स्टैटिक आता है साइंस का पोर्शन। उसका सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बार इज ए यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो हम आज करेंगे कि यूनिट्स देखते हैं किसकी क्या यूनिट है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि किसकी क्या यूनिट्स है। ठीक है, तो यूनिट्स की सीरीज में हम देखते हैं। लेंथ किस में मापते हैं हम? मीटर में। मास को मापते हैं हम किलोग्राम में। टाइम सेकंड में। और आपके इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट उसको मापते हैं हम एम्पियर में। ठीक है, और आप देख लीजिए टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो केमिस्ट्री की यूनिट है इसको हम मापते हैं मोल के अंदर। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी कुछ बेसिक यूनिट्स जो आपको याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ये देखो, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। एनर्जी की यूनिट हो गई जूल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई हार्ट्स, एच जेड से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट हो जाती है आपके बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बार। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये सब आपके एक बार रिवीजन में इंपॉर्टेंट होंगे। रिवीजन करेंगे तो आप जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। ठीक है, और भी आप देखो वर्क की क्या होती है? वर्क की भी जूल ही होती है। ठीक है, तो ये सारी आपकी यूनिट्स हो गई। तो यूनिट्स आपको आज क्लियर हो चुकी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इन इन सबको आप याद कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव लॉज डज ए रॉकेट वर्क। देखो, रॉकेट किस पे काम करता है? रॉकेट काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि इनिशियल जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा p इक्वल टू m1 mv। तो इनिशियल में अगर m1 v1 है तो ये बाद में भी m2 v2 होगा और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मतलब लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट किस पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, द फिनोमिनन ऑफ मिराज अकर्स ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, मिराज क्या होता है? जब हम जब हम गर्मियों के अंदर जो एकदम गर्म सड़कें होती है, उस पर हम जब आगे देखते हैं थोड़ी देर, आप हमें सड़क पर ऐसा लगता है कि वहां पानी है एक्चुअल में, बट वहां वाटर नहीं है। ठीक है, तो इसमें मिराज का कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। मतलब हिरण को लगता है कि आगे जाके पानी है, बट आगे पानी है नहीं एक्चुअल में। तो हिरण को एक वहम होता है वो कि वहां पानी है, इसमें हिरण, इसलिए इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। तो ये है मिराज का कॉन्सेप्ट। तो मिराज किसकी वजह से होता है? मिराज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। मिराज का कॉन्सेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसका हो गया मिराज का आंसर आपका। मिराज फिनोमेना ओकर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया मिराज। तो मिराज के लिए एक तो ये हॉट समर के अंदर होता है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट समर के अंदर मिराज होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो, गर्मियों के अंदर हम जब ब्लैक कपड़े हमें पहनने से मना किया जाता है, क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी हीट का परफेक्ट अब्जॉर्बर होता है और गुड रेडिएटर होता है। ठीक है, तो वो हीट को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करता है वो। ठीक है, तो इसलिए वो हमें पहनने के लिए मना किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड अब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर। परफेक्ट ब्लैक, देखो ब्लैक बॉडी अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो जितनी अब्जॉर्व करेगी उतनी रेडिएट कर देती है। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंडीशन यही होती है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक उसका यही है कि गुड अब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग मास ऑफ 1 kg इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इट मूव्स विद। ये अपने पास ऑप्शन है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा गौर से देखिए इसको। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो, फोर्स कितना दे रखा है इन्होंने? 1 न्यूटन इक्वल टू मास कितना दे रखा है? 1 kg। और एक्सेलरेशन निकालना है हमें, क्योंकि ये स्पीड का ऑप्शन है और एक्सेलरेशन का ऑप्शन है। देख लेते हैं, एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? 1 न्यूटन अपॉन 1 kg। अब न्यूटन कैसे आता है? ये मान लो फोर्स न्यूटन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इधर देखो आप, न्यूटन क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन की जगह हमने ये रख दिया अपॉन kg। मास की जगह क्या हो जाएगा? kg। एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई kg। तो ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन बराबर हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया 1 मीटर। किस कुछ साथ में नहीं है, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बोल रहा है अब एक्सिलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखो कौन सा आंसर है? स्पीड नहीं, स्पीड नहीं, एक्सिलेशन ऑफ 10 नहीं, एक्सिलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ हमने F इक्वल टू एम ए से सब्स्टिट्यूट करके आपने वैल्यू को निकाल लिया है। इसको आप एक बार दोबारा भी देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया वो कॉन्सेप्ट तो दोबारा आप वीडियो पॉज करिए, पीछे जाइए और देखिए, क्योंकि ये बहुत इजी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये न्यूटन रख दिया यहाँ, और एम ए तो मास केजी हो गया, एक्सेलरेशन। अब न्यूटन कैसे आता है? मास केजी इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू केजी इंटू एक्सेलरेशन। केजी से केजी कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। ठीक है, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? तो इसमें हमें देखना है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें जो ऑप्शंस है ना,
देखो वैसे तो हम ऐसे सीधा पूछते हैं तो ऑप्शंस अगर मान लो नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से हम आंसर करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ठीक है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो मिरर का हो गया ना, मिरर का है ये, मिरर का है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो नॉर्मल तो ऐसे हो जाता है। फिर अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू न्यू माइनस वन, ये न्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि 1 अपॉन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, 1 अपॉन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब क्या हो गया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब यह है कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी। तो अब आप देख लो ऑप्शन के हिसाब से, सेम फॉर ऑल कर्व्स, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट देन फॉर रेड, अब देखो विबग्योर, देखो आप विबग्योर, विबग्योर शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के लिए कम और रेड के लिए ज्यादा। देखो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। तो फोकल लेंथ रेड की ज्यादा होगी, रेड की कम होगी और ब्लू लाइट की ज्यादा होगी, तो ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। 1 अपॉन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब का आपको इसको अप्रोच कर सकते हो। ये बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग कलर्स हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। इसको करते हैं, देखो सबसे पहले तो आप विबग्योर लिख लीजिए, विबग्योर, ठीक है। अब देखो आप एक एरो ऐसे लगा लीजिए, एक एरो लगा लीजिए ऐसे, ये तो हो गया वेवलेंथ का, वेवलेंथ, ठीक है। ये हो गया वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, विबग्योर में ये वेवलेंथ होगी और ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन शायद इसी में ही आएंगे जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ हो गया। अब देखिए आप, हाईएस्ट वेवलेंथ पूछिए इसने, हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब रेड हो गया, तो इसका आंसर हो गया रेड। अगर मान लो लोवेस्ट वेवलेंथ पूछ लेता तो वायलेट, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो रेड, ये अब कंपैरिजन दे देता कि ब्लू और येलो के अंदर हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है तो येलो। आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं इसे एक सिंगल सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट से, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी सीडीएस में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन कॉन्सेप्ट्स को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो आप, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। अब देखो मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है, मिरर में, मिरर में आप देखो कौन से मिरर में कैसी इमेजेस आती है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो मिरर के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप देखो, अगर प्लेन मिरर है अगर आपका, ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर है तो आप सबको पता है कि प्लेन मिरर में कैसी आती है इमेज। देखो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज नोट कर लो। प्लेन मिरर अगर आपका, प्लेन मिरर में इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल, और लेटरली इन्वर्टेड आती है, साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है, और डिस्टेंस जितनी ऑब्जेक्ट की होती है उतनी इमेज की होगी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज की बराबर होती है, ठीक है।
और मान लो ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव कर रहा है मिरर की तरफ, तो इमेज 2v स्पीड से चलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखना, खूब क्वेश्चन आते हैं। तो ये होगी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। अब देखो आप, प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल और लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इरेक्ट। देखो जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो प्लेन मिरर के लिए ये प्रॉपर्टी सही है, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर क्या होता है आप बताइए। कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कोई भी ऐसा केस नहीं होता जब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज रियल हो। कॉन्वेक्स मिरर में कभी रियल इमेज बनती नहीं है, रियल इमेज पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉन्वेक्स का केस भी सही हो गया, मतलब इसका ऑप्शन होगा ए। ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन कॉनकेव मिरर के अंदर एक केस ऐसा भी होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, तब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द मिरर, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसके अंदर कोई भी जिसके अंदर रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेजेस पॉसिबल है, तो उसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव। कॉनकेव के अंदर दोनों इमेजेस, दोनों टाइप के इमेजेस पॉसिबल है, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, अब आप इसके अंदर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में। इसके अंदर नोट कर लीजिए आप, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी नोट कर लीजिए, ताकि ये आपके नोट्स बन जाएंगे, आपके रेडीमेड नोट्स। सबसे पहला तो ये रियर व्यू मिरर, गाड़ी के लिए रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो मेन फंक्शन यही होगा। कॉनकेव का देखिए आप, कॉनकेव का यूज होता है शेविंग ग्लास में, शेविंग ग्लास। और सोलर कुकर्स के अंदर भी कॉनकेव यूज होता है। ठीक है, और आई स्पेशलिस्ट जो यूज करते हैं वो भी कॉनकेव यूज करते हैं। ठीक है, और टॉर्च लाइट वगैरह या गाड़ी के हेडलाइट में भी कॉनकेव यूज होता है, हेडलाइट। तो ये हो गए कॉनकेव के यूजेस। ठीक है, तो यूजेस भी आपको हो गए, तो इस क्वेश्चन से आपका लगभग लगभग मिरर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पोजीशन, relative size and the nature of the image formed by concave lens for an object placed in infinity are the respectively। अब देखो, इसके अंदर आपको मिरर और उनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए देखो आप, अगर मान लो इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगा फोकस पर, और इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज होगी ये, और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आते हैं हम। देखो ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया सेंटर। अब देखो आप, अगर इन्फिनिटी से आएगी तो ये बनती है फोकस पर इमेज। ठीक है, ध्यान रखना आप, इन्फिनिटी मतलब बहुत यहां हो सकता है ऑब्जेक्ट, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसका दिया, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर खिसका दिया तो इमेज आ जाएगी सी एंड एफ के बीच में, इमेज यहां शिफ्ट हो जाएगी। ये आगे आ रहा है, ये पीछे आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा दिमाग के अंदर रट के रहिए। तो इसमें बनेगी डिमिनिश्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर इसको और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ठीक है, और सेम साइज।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा गया है कि इमेज सेम साइज की कब बनती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद देखो आप, मान लो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहां अगर इमेज है, यहां अगर इमेज है तो कहां बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ये देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर की तरफ चलती जाएगी और इमेज मिरर से दूर होती जाएगी, तो अब इमेज बनेगी यहां पर, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, अब देखो, एट फोकस, एट फोकस वाली कहां बनेगी? इंफिनिटी पर, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो एक्सेप्शन केस है जो पूछा जाता है हमेशा, जब इमेज होगी फोकस एंड पोल के बीच में, फोकस एंड पोल, अगर फोकस एंड पोल के बीच में इमेज होगी, तो जो, अगर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इमेज बनती है यहां, और ये इमेज होती है हाईली एनलार्ज्ड। सिर्फ एकमात्र केस होता है जब इमेज बड़ी बनती है, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, तो इसको आप रट लेना कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हाईली एनलार्ज्ड इमेज कब बनती है, या तो फोकस पर होगा तब बन सकती है, या फिर, या फिर फोकस एंड पोल के बीच में होगा तब। ठीक है, तो इसको, इस केस को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो अब इसने पूछा है कॉनकेव मिरर के अंदर इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी वाला केस देखो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। फोकस तो दो ही ऑप्शन में है, ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड दोनों में है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये रियल हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो कितना इजी है, बस ये कॉन्सेप्ट आप नोट्स बना लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, और एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, इमेज फॉर्म्ड बाय convex mirror is always virtual, erect and diminished। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अपर एंड लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंसेज आर रेस्पेक्टिवली। बाइफोकल लेंसेज, देखो, मायोपिया अगर किसी को होता है तो वो यूज करता है कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में यूज होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? मायोपिया में क्या यूज होता है? मायोपिया में यूज होता है कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया में होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी हम फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ हमने शुरू में ही आपको बताया था, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है? देखो, मिरर की फोकल लेंथ अगर होती है, मिरर की फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी फोकल लेंथ की। उसके बाद बात करते हैं हम, मायोपिया की बात कर ली, हाइपरमेट्रिक की बात कर ली। अब अगर किसी को प्रेस बायोपिया है तो वो यूज करता है हमेशा बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल लेंस। अब बाईफोकल लेंस के अंदर क्या होता है, ये लेंस अगर आपका, तो ये पार्ट अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। अपर पार्ट के अंदर यूज होता है कॉनकेव लेंस, लोअर पार्ट में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसने पूछा है कि अपर एंड लोअर पोर्शंस, अपर पोर्शन में कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए आपका हो गया करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया सबको?
ये हो गई बाइफोकल लेंथ की बात। इसमें आपको जो आई के डिफेक्ट है वो सारे आपको लगभग पता चल चुके हैं आई थिंक। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो इनमें कौन से लेंस यूज होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स में आ जाता है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, टंगस्टन, टंगस्टन को फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में यूज किया जाता है। क्यों? देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है उसके अंदर। हीट होती है तो हीट से क्या होगा, अगर कोई मेटल ऐसा यूज करेंगे हम जो अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर बल्ब का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो बल्ब का यूजेज ही पूरा नहीं, बल्ब तो खत्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए यह है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसको हम फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका लगभग लगभग मेल्टिंग पॉइंट होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। 3500 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो आप, इन द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। देखो, अब मान लो, देखो ये हो गया, मान लो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के अंदर आप पहले तो विबग्योर ही देख लो आप। विबग्योर में आपने सुना होगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो रेड होते हैं, रेड लाइट होती है वो। क्यों? क्योंकि रेड लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स सबसे कम होता है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो डिस्पर्सन कम होता है, डिस्पर्सन कम होता है। तो अब ये बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो अगर वेवलेंथ कम है तो डिस्पर्सन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होगा। तो अब देखो आप, डिस्पर्सन ऑफ लाइट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो इसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होगा। तो लिस्ट वाले तो कम कर दो आप, लिस्ट वाले कम कर दो। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है, इधर देखो आप, ये हो गया रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम में जाने से स्पीड कम हो गई, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब डेंसर से रेरर माने से स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्सिलरेटेड हो जाएगा और रिफ्रैक्टेड द मोस्ट। सबसे कम जिसकी वेवलेंथ होगी वो एक तो स्पीड बढ़ जाएगी और रिफ्रैक्ट सबसे कम होगा। तो आपका हो गया ए आंसर सही। ठीक है, तो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आप ना ये आप रेड से याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैफिक वाला रेड सिग्नल याद रखना है कि रेड सिग्नल हमसे दूर से भी दिख जाता है। क्यों? क्योंकि रेड डिस्पर्स बहुत कम होता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा rays have same energies, their penetration power in a medium in increasing order is। तो अब देखो, पेनिट्रेशन पावर देखिए आप, कि मतलब भेदने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेट करने की पावर। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा देखो किसकी होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गामा की, गामा रेज। फिर होती है बीटा रेज, फिर होती है अल्फा रेज। ठीक है, तो ये तो हो गया पेनिट्रेशन पावर का सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं एक आयोनाइजेशन पावर होता है, आयोनाइजेशन पावर। ये होता है इसका उल्टा। आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है अल्फा रेज की, फिर बीटा रेज की और फिर होता है गामा रेज की। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। आई थिंक इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सीडीएस एससीएपीएफ में इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रेज की, फिर बीटा रेज की और फिर अल्फा रेज की। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर
अप्रोचेस द मिरर, देखो मान लो ये है प्लेन मिरर आपका, ठीक है। पर्सन खड़ा है यहाँ 1 मीटर दूर, मतलब 100 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये अप्रोचेस द मिरर बाई 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर मिरर के पास चला जाता है, तो अब इसकी डिस्टेंस कितनी बच गई? 60 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हीज इमेज इन द प्लेन मिरर इज। अब देखो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं 60 सेंटीमीटर, जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते। देखो न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज, पर्सन तो यहाँ होगा, इमेज होगी इसकी यहाँ 60 सेंटीमीटर पर, इनकी डिस्टेंस कितनी है? 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 1.2 मीटर। तो आपका आंसर हो गया 1.2 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, एक्स रेज आर डिफ्लेक्टेड बाई। अब देखो एक्सरेज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ आपको बता दिया जाएगा उस कॉन्सेप्ट को। इसमें देखो आप, देखो एक्सरेज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक्सरेज की। एक्सरेज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से कभी डिफ्लेक्ट नहीं होते एक्सरेज, ठीक है। एक्सरेज आर नेवर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन है? डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट गलत हो गया। नॉट में इलेक्ट्रिक नहीं, डिफ्लेक्टेड बाय बोथ नहीं। एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक, एक्सरेज किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होते। एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ये, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ए मायोपिक पर्सन हैज ए पावर ऑफ 1.25 डायोप्टर। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये होती है मीटर में, ठीक है। अब देखो आप, पावर गिवन कितनी है अपने को? 1.25 डायोप्टर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ मीटर में। अब देखो आप, 1 पॉइंट फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन 1.25, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई 100 में हो गया। फोकल लेंथ इक्वल टू 4/5 इक्वल टू 0.8 मीटर, मतलब 80 मीटर। अब मायोपिक पर्सन है अगर, तो मायोपिक का मैंने क्या बताया था, वो कॉनकेव लेंस यूज करता है, और यहाँ ये 80 मीटर हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया ये, 80 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस आर योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एकदम इजी है ये, पावर इक्वल टू 1/f, f इज ऑलवेज इन मीटर हियर इन दिस फॉर्मूला। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने क्या याद किया था? को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमने याद किया था मिराज का कॉन्सेप्ट, जो कि हॉट समर के अंदर जो कॉन्सेप्ट अकर होता है, हॉट समर के अंदर जो फिनोमेना हमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है आपको पता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सबसे पहली बात तो ये होता है डेंसर टू रेयर मीडियम में, ठीक है। अगर कोई, मान लो ये मान लो अपना प्रिज्म है, तो ये तो रेयर टू डेंसर हो गया, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है। तो यहां से यहां हमें कभी भी टी आई आर ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। अगर रेज डेंसर टू रेयर जा रही है, तो यहां हमेशा टी आई आर, हमेशा नहीं, देर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ एंगल्स होते हैं, वो अगर सेटिस्फाई होंगे तो यहाँ टी आई आर ऑब्जर्व कर सकते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन ये है कि रेज मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब ऑप्शन देखो, डेंसर टू रेयर मीडियम, आप ऑप्शन देखो कि डेंसर टू रेयर मीडियम किस किस में, रेयर टू डेंसर गलत हो गया, और उसके बाद डेंसर टू रेयर मीडियम,
ये हो सकता है। रेयर टू डेंसर गलत हो गया, डेंसर टू रेयर मीडियम ये भी पॉसिबल है। अब देखो, इट अकर्स विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। अगर डेंसर टू रेयर जाता है, इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो विद लॉस ऑफ इंटेंसिटी तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया बी। डेंसर टू रेयर के अंदर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके अंदर आप देखिए, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप है ना, इसका वेवलेंथ का ऑर्डर जो है ना उसको याद कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इनका वेवलेंथ का ऑर्डर ही पूछा जाता है, इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले आता है गामा रेज, गामा के बाद आता है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, then there is visible light, infrared, microwave एंड रेडियो वेव्स। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये है वेवलेंथ का ऑर्डर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। इसको अगर वेवलेंथ माने, वेवलेंथ इंक्रीजिंग, तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है इस साइड से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर। अब इस ऑर्डर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सब के अंदर। ये तो एफकेट के लिए भी इवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एफकेट में क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो अब देखिए आप, पहला क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज मोर देन दैट ऑफ यूवी रेज। यूवी से इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये आपको चेक करते रहना है। द वेवलेंथ ऑफ यूवी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट इज स्मॉलर देन विजिबल, ये भी सही है। देखो यूवी की विजिबल से कम है, ये भी सही है। द फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड। अब देखो आप, फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट की फोटोन इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड, ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द फोटोन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल। देखो अल्ट्रावायलेट की तो लेस ही है फोटोन एनर्जी। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है, विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड, विजिबल की इंफ्रारेड से ज्यादा नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक्स। टाइम कीपर, इसको आप याद कर लीजिए, ये आपका सीजियम, सीजियम का यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब इसको देखिए आप, कैंडल जो होती है, कैंडल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में करती है, केमिकल को हीट एनर्जी में करती है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं करती, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो बाकी ये जो टेलीविजन है, टेलीविजन भी तो इलेक्ट्रिकल को लाइट में करती है, लेजर भी इलेक्ट्रिकल को लाइट में कर रही है, और लाइट एमिटिंग डायोड जो एलईडी है अपनी, एलईडी भी इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तीनों सही है, और ये अपना कैंडल होगा करेक्ट आंसर। देखो अब देखो, when a convex lens produces real image of an object, convex lens produces real image of an object, the minimum distance between the object and image is equal to। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ, कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात हो रही है, अब आप यहाँ देखिए, कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया आपका F1, F2, F1, और ये हो गया F2। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप ऑप्टिकल सेंटर से देखिए, मान लो ये रियल इमेज ऑब्जर्व कर रहा है, और हमने मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है F2, यहाँ पर हमारा
ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होती है। तो इसकी मान लो इमेज क्या है, यही है इमेज। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सबसे इजी केस है कि हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख के इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लेते हैं, क्योंकि यही होता है एक्चुअल केस। ठीक है, तो ये सबसे इजी केस है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये फोकल लेंथ हो गई, ये इसका 2 टाइम्स हो गया, यहाँ भी ये 2 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया टोटल। 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 100 वोट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स ए डे। 100 वोट का है तो इसको पहले तो किलोवाट में चेंज करो। 100, सबसे पहले आपको क्या करना है, किलोवाट में चेंज कर देना है जो भी दिया है। तो 100 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो गया 0.1 किलोवाट। अब 10 आवर्स ए डे, तो 0.1 किलोवाट आवर। ठीक है, 0.1 किलोवाट कितने, 10 घंटे। तो ये कितना हो गया, 1 किलोवाट आवर। ये पूरा यूजेज हो गया। अब 30 डेज के अंदर कितने यूनिट होंगे, एक दिन में 1 किलोवाट आवर, तो 30 दिन में 30 किलोवाट आवर। तो इसका आंसर हो गया 30। ये न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आता है इसका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बस आपको ये किलोवाट में चेंज करना है इस वोट को, बस डिवाइड बाई 100 से। बाकी और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये 2019 के दूसरे सीडीएस के अंदर आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। देखो, जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए थे, और उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो रिफ्लेक्ट बैक हो गए थे। ठीक है, और सेंटर से जो अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हुए थे, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि बीच के अंदर एक बहुत ही बड़े मास का कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर उसको नाम रदरफोर्ड ने जैसे नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉइल क्या सजेस्ट करता है कि इससे टकरा के कुछ पार्टिकल्स तो साइड से निकल रहे थे, कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। तो इससे क्या इससे क्या सजेस्ट किया था कि किसकी प्रेजेंस है वहां, वहां पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियन है सेंटर में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ द एटम। तो उससे क्या होता है, डेविएट हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं कुछ पार्टिकल्स। तो इसका आंसर हो जाए सी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड से रिलेटेड। ठीक है, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो भी साउंड के कॉन्सेप्ट है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। साउंड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ ए साउंड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम पिच होती क्या है। ठीक है, तो पिच क्या होती है, पिच साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पिच किस पर डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर तो मिल ही गया हमें, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट अब आप देखिए कि पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। अब हायर अगर फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो पिच क्या होगी, पिच भी ज्यादा होगी। ये रिलेशन है इसका, आप चेक कर लीजिए, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर पिच। अब देखो आप, विमेन की जो वॉइस होती है, विमेन की वॉइस के अंदर हमेशा हाई पिच होती है। क्यों, क्योंकि उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मोर रेरिफिकेशन एंड कंप्रेशन। लो फ्रीक्वेंसी मतलब ये। ठीक है, तो ये विमेन की जो वॉइस है उसका होता है, और ये मेन की वॉइस का होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, तो यहाँ पिच भी कम है। ठीक है, और विमेन के केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा है। ठीक है,
ये तो हो गया आपका इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड बताता है हमें लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस और मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो गया? वेवलेंथ लैम्बडा। वेवलेंथ मतलब टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के बीच की जो डिफरेंस डिस्टेंस है। अब ये यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ हो गई आपकी। ठीक है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। अब उसके बाद देखिए आप, और क्या कॉन्सेप्ट बच गया? लगभग हो गया इसमें। फ्रीक्वेंसी का देख लिया हमने। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है v इक्वल टू न्यू लेमड़ा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, लेमड़ा मीन्स वेवलेंथ। ठीक है, तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इजीली सोल्व हो सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज? ठीक है, तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक्स रेज किसी से भी डिफ्लेक्टेड नहीं होते। ठीक है, सबसे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है फिर? दे आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं होते। एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं होते। दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड, ये सही है। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, सही है। देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल रेज। हमने वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके अंदर यही था कि वेवलेंथ विजिबल रेज से एक्स रेज की कम होती है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, यही था। तो अगर आपको वो याद होगा ना, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दोगे कि भाई ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये जो टेबल है, ये चार्ट, कुछ भी बोलो इसको, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर? देखो, सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस किया था वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? तो देखो, सेम साइज एज सब्जेक्ट, सही है। लेटरली इन्वर्टेड, ये भी सही है। रियल इमेज, अब यहाँ बताओ आप, प्लेन मिरर रियल इमेज बताता है, बनाता है क्या? सबसे पहले हमने आज ये डिस्कस किया था, प्लेन मिरर वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, तो रियल एंड डायरेक्ट नहीं बनाता। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये सही है। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की उतनी इमेज की होगी, ये इक्वल होता है, ये और ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? देखो, ये क्वेश्चन हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन मैंने चार्ट चार्ट का बोला था आपको, तो चार्ट एक बार चार्ट दोबारा देखते हैं। गामा, गामा के बाद एक्स रेज, फिर यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और रेडियो। ठीक है, तो यही हमारा चार्ट था। अब इसने वेवलेंथ पूछा, सबसे कम किसकी है? रेडियो, नहीं, रेडियो तो ज्यादा है। विजिबल, विजिबल ये है। इंफ्रारेड ये है, और अल्ट्रावायलेट ये है। सबसे कम क्या होगी? अल्ट्रावायलेट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कितने इजीली सोल्व हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको याद करने से। इसको याद करने से कितने इजीली सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेजिस्टिविटी आर ऑफ ए मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ। अब देखो, रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस आर की बात कर लेते हैं। तो रो लेंथ अपॉन एरिया। ठीक, अब रो की वैल्यू क्या होती है? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। अब आप देखो, आर ए अपॉन एल। आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। एरिया क्या हो गया? एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये हो गया ओम सेंटीमीटर आपका आंसर। और अगर मान लो मीटर होता, तो ये ओम मीटर हो जाता आपका आंसर। ठीक है, तो फॉर दैट मैटर इसका आंसर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो आज डिस्कस हुए थे, वो कॉन्सेप्ट्स बहुत बार पूछे गए, रिपीटेड पूछे गए हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री का वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स रिपीटेडली पूछे गए हैं और जो कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वेवलेंथ वगैरह कॉन्सेप्ट हो गए, पिच, एम्पलीट्यूड, तो बहुत सिंपल बेसिक साइंस पूछी जाती है, बट इनमें ही लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखते हैं ताकि सब तक पहुंच सके और सब आसानी से इसको देख पाए। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप इंडिया एग्जाम्स ऑफिशियल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं हमें, डायरेक्ट मैसेज। तो वहां हमारे डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर एक हेल्दी डिस्कशन चलता रहता है। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड या क्वेश्चंस वगैरह, क्विज वगैरह आपको वहां मिल जाएगी। और इसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी अगला वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत वीडियो को देख लें, ताकि एफकेट का एग्जाम जो अभी आ रहा है 24 से जो 26-27 तारीख तक एग्जाम चलेगा, तो उस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एक कंसोलिडेट तैयारी हो सके। और इंडिया एग्जाम्स को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको करंट अफेयर्स की स्लाइड्स वगैरह मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, एंड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, थैंक यू।